क्या हाल चाल है दोस्तों। गबन एपिसोड 4। रामनाथ, उस आयतोबा से हमारी क्या हानि होने वाली है। जब इतना बात करने पर ही आयतोबा मच गई, न मतलब पूरा हुआ और उधर बदनामी का डर अलग से सताने लग गया। और सोच रहे हैं कि गहनों की चोरी हो जाएगी तो इसका सब्र तो करना ही पड़ेगा। दयानाथ ये सुनकर चुप हो गया और क्रोध में आके रामनाथ को खरी खोटी सुनाने लग गया और उठ के चुपचाप बाहर निकल गया और अपने कमरे में जाकर अखबार कापियाँ बुक वगैरह पढ़ने लग गया। उधर रामनाथ उठकर दूसरे कमरे में चला गया जहां उसके दो छोटे भाई खेल रहे थे, एक 9 साल का, एक 11 साल का। उन्होंने देखा कि रामनाथ कमरे में आ गया तो उन्होंने जल्दी जल्दी जो ताश खेल रहे थे अपनी चटाई के नीचे छुपा लिए, क्योंकि रामनाथ तो खुद सैर सपाटे करता, ताश खेलता, शतरंज वगैरह खेलता, पर क्या मजाल उसके छोटे भाई कुछ खेलते, उसी टाइम उसके हाथ में खुजली शुरू हो जाया करती, उनकी पिटाई कर देता। और दयानाथ बच्चों को कुछ नहीं बोलता था। रामनाथ ऊपर कमरे में जाके सो गया और लेटा लेटा सोच रहा था कि तू जो ये मन में सोच रहा है गहने चुराने की, तेने दिया कुछ नहीं, और तू इतना गंदा काम मन में सोच रहा है, इस पे क्या गुजरेगी। इतना भरोसा है इसने तेरे ऊपर, और इस पर क्या गुजरेगी। तू चोरी करने के लिए सोच रहा है। सुबह 4 बजे के आसपास रामनाथ उठा और जल्दी जल्दी जलपा की जो गहने की संदूक थी अलमारी के अंदर, उसको उठाकर जल्दी जल्दी नीचे की तरफ दौड़ लिया और अपने पिताजी के पास आकर बोला, खड़े हो। वो बोला, कौन है? बोला, रामनाथ। और धीरे बोलो, ये जो आपने बोला था ना, ये मैंने कर दिया। वो बोला, दयानाथ बोला, तुमने ये क्या किया? वो बोला, आप ही ने तो हुक्म दिया था। रमानाथ बोला, फिर इसको वापिस रखाऊं? दयानाथ चुपचाप बैठा रहा और बोले, इसको ऐसा करो, मेरी जो बड़ी संदूक है उसके अंदर डाल आओ। रामनाथ जल्दी जल्दी अपने पिताजी की संदूक में इस छोटी संदूक को डाल आया और चुपचाप दयानाथ के पास आकर बोले, अब क्या करूं? वो बोला, चुपचाप अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। दयानाथ ने बोला, जल्दी जाओ। रामनाथ चुपके से अपने कमरे में आ गया और लेट गया। कुछ घंटे के बाद सुबह हो गया। जलपा उठी। जलपा बोली, मेरे को रात को एक सपना आया। रमानाथ बोला, क्या सपना आया?
वो बोली मेरे को ये सपना आया कि कोई चोर अंदर कमरे में घुस गया है और मेरी गहने की संदूक को उठाकर ले गया। ये सुनने के बाद रामनाथ के शरीर में मानो खून ही नहीं है, शरीर जम गया और बेचैन हो गया। जल्पा जल्दी से उठी, अलमारी की तरफ गई, वहां देखा तो संदूक नहीं थी। ये देखकर जल्पा जोर से चिल्लाई और बेहोश हो गई। और उसको जल्पा को उठाया गया। जल्पा ने कहा मेरा सपना सच हो गया। ये सुनने के बाद रामनाथ जोर से चिल्लाया, चोर चोर। और सवेरे होते ही दयानाथ गहने लेकर सुनार के पास गया। जो सुनार के 1500 रुपये चुकाने थे, गहने 2500 रुपये के थे। सुनार ने उससे 1500 के हिसाब से ले लिए और 50 रुपये और बकाया छोड़ दिए। इस बात को लेकर कि 2500 रुपये के गहने 1500 रुपये में भी पूरे नहीं हुए, 50 रुपये का कर्जा वापिस रह गया, घर में चोरी करी, जरूरी थी इतनी बड़ी बड़ी बातें आंकना। तो दोस्तों यही है, बात उतनी करो जितनी जरूरत हो। हवा में तीर चलाओगे तो यही हाल होगा। दोनों में खूब झगड़ा रहा कई दिन, बोलचाल भी बंद होगी बाप बेटे में। कुछ दिन बाद बोले, जल्पा बोली पुलिस को खबर कर दें। रामनाथ और दयानाथ बोले पुलिस को खबर करेंगे तो वो ढूंढेगी, बोलेगी, अपनी बदनामी होगी, पता नहीं गहने मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पुलिस वाले अलग से पैसे लेंगे। जल्पा को जितना गहने से प्रेम था उतना संसार में किसी वस्तु से नहीं था। जल्पा रामनाथ से बोली अब कुछ नौकरी वगैरह की भी सोचनी पड़ेगी तेरे को। एक तो अपने घर में गहनों की चोरी हो गई, ऊपर से अपने घर में खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। एक दिन शाम को रमा नौकरी की तलाश में निकल पड़ा और जगह जगह भटकता घूम रहा था। शतरंज का अच्छा खिलाड़ी था, उसके काफी आदमियों से बोलचाल थी, पर वो उनसे बोलने में शर्मा रहा था कि इनको मैं काम के लिए कैसे बोलूं। और शाम को रमानाथ अपने घर वापस आ गया। रामेश्वरी उसकी माँ ने पानी लाकर रख दिया, बोली बेटा दिन भर कहाँ थे, लो हाथ मुंह धो लो। रमानाथ उठा और हाथ मुंह धोने लग गया। जल्पा वहां आ गई और
गुस्से में बोली, मेरे को मेरे घर भेज दो इसी वक्त। रमा को लोटा उठाए कुछ ही टाइम हुआ था, उसने लोटा वापस रख दिया, हाथ मुंह भी नहीं धोए और उसकी तरफ देखने लगा, मानो उसको कुछ बात समझ में भी नहीं आ रही हो। रामेश्वरी बोली, बेटी इस तरह कैसे बहू बेटियां विदा होती हैं, ऐसी बात कैसी बात करती हो बहू। जलपा बोली, मैं उन बहू बेटियों में नहीं हूं, मेरा जिस वक्त जी चाहेगा जाऊंगी, जिस वक्त जी चाहेगा आऊंगी, मुझे किसी से डर नहीं, यहाँ कोई मेरी परवाह करने वाला भी नहीं है। मैं चिड़िया नहीं हूं जो सुबह शाम तक एक ही कमरे में बंद रहूं। मैं अकेली चली जाऊंगी, तुम मेरे को छोड़ने नहीं जाओगे तो कौन सा रास्ते में मेरे को कोई भेड़िया उठा ले जाएगा, और उठा भी ले जाएगा तो मेरा रोने वाला कौन है इधर। रमानाथ सावधान होकर बोला, आखिर तेरे को मालूम है तुम क्या बोल रही हो। जलपा बोली, बात कुछ नहीं है, मेरे को यहां नहीं रहना। जलपा बोली, मैं सोच चुकी हूँ और ज़्यादा नहीं सोचना, मैं जाकर अपने कपड़े बांधती हूँ, मेरे को शाम वाली गाड़ी से ही घर जाना है। जलपा अपने कमरे में गई, बिस्तर वगैरह लपेटने लगी। रमानाथ बोला, इसको रहने दो, मेरी कसम इसको रहने दो, अभी कहीं मत जाओ। जलपा बोली, तुम्हारी कसम की मुझे कोई परवाह नहीं। जलपा बोली, तुम क्या चाहते हो कि मैं यहाँ घुट घुट कर मरूं। रमानाथ बोला, तुम्हें ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। रमानाथ बोला, ठीक है, तुम नहीं मानती तो मेरे को तुम्हारे साथ चलना पड़ेगा और तुम्हें तुम्हारे घर भी अच्छी तरह पहुंचाना पड़ेगा। रमानाथ ने जैसे आग में घी डाल दिया एक बात बोलकर, बोले, बापूजी से और अम्मा जी से भी पूछ लेना। जलपा गुस्से में बोली, वह कौन होते हैं मेरे जो उनसे मैं पूछूं। रमानाथ बोला, कोई बात नहीं, कोई नहीं है। जलपा बोली, तुम्हारे घर इतने पैसे हैं और मेरा सामान चोरी हो गया, तो मेरा सामान बनवा दो, ऐसे पैसे का क्या फायदा, और मेरी क्या हालत हो रही है। रमानाथ बोला, दो लड़के और भी हैं, उनकी भी तो शादी करनी है। रमानाथ बोला, तुम्हारे लिए गहने बनवाने 2-2,500 की कोई बड़ी बात नहीं है, बैंक में भी तो 50,000 रुपये जमा है। बापूजी दफ्तर में तो सिर्फ टाइम पास करने के लिए जाते हैं। जलपा बोली, तुम्हारे बापू तो बहुत ही मक्खी चूस हैं। रामनाथ बोला, मक्खी चूस होते
नहीं होते तो इतना पैसा कैसे जोड़ते। जलपा बोली, ऐसा करो मैं अपने घर जाऊंगी पक्का, और अपनी नौकरी की तलाश कर लो, नौकरी मिल जाए तो मैं वापिस आ जाऊंगी। रामनाथ, नौकरी तलाश रहा हूं, जल्दी ही मिल जाएगी। जलपा बोली, मैं भी उन लोगों का रुख समझती हूँ। मैं भी यह दावे के साथ रहूंगी, जब तक तुम किसी से नौकरी के लिए नहीं कहते। रामनाथ बोले, शर्म आती है। जलपा बोली, शर्म किस चीज की? नौकरी करना और मांगना को शर्म की बात थोड़ी है। रमा के जानकारों में एक रमेश बाबू म्युनिसिपल बोर्ड में हेड क्लर्क थे। वो रमा के अच्छे दोस्त थे। उम्र 40 से ऊपर थी, पर शतरंज के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे। शतरंज खेलते खेलते वो ड्यूटी जाना भी भूल जाते थे। शादी हुई कुछ दिन के बाद उनकी घरवाली एक्सपायर हो गई। उन्होंने दूसरी शादी नहीं करी। उनके आगे पीछे कुछ नहीं था। और ऐसी जगह नौकरी करते थे कि रिश्वत के तो वारे न्यारे हो जाते थे, पर वो एक दहला भी नहीं लेते थे। रमेश बाबू ने मोहरे बिछा दिए और रमा का हाथ पकड़कर बोले, बैठो। रमेश बाबू रमा से बोले, बोलो क्या बात है, मिलने के लिए आए हो या खेलने के लिए आए हो? रमानाथ बोला, घर में अब शादी होगी, पहले दूसरा टाइम था, अब काम करना पड़ेगा, नौकरी वगैरह ढूंढनी पड़ेगी। अब आप ही बताओ, कहाँ नौकरी मिलेगी मुझे? रमेश बोला, एक बाजी लगाते हैं, आओ बैठो। रमानाथ बोला, मेरा खेलने का कतई मन नहीं है, जब तक एक नौकरी की तसल्ली नहीं हो जाती। रमेश बोला, 2-4 साले चलो, आप ही जी लग जाएगा। बाजी शुरू हो गई। रमेश बाबू ने रमा का रुख पीट लिया। रमानाथ, ओ क्या गलती हुई? रमेश बाबू की आंखों में नशे की सी लाली छाने लगी। शतरंज उनके लिए शराब से कम नहीं था।
तुम्हारे लिए मैं एक जगह सोच सकता हूँ, मगर वेतन बहुत कम के केवल 30 रुपये। वह रंगी दाढ़ी वाले खान साहब नहीं हैं? हैं देखे हैं, हाँ। उनसे काम नहीं होता और उनको मैं कई बार बचा चुका हूँ और वो बोल रहे हैं कई बार कि मुझको छुट्टी दे दो। तुम्हारे लायक वह जगह है नहीं, पर तुम चाहो तो बात कर लो। यह कहते कहते रमा का एक मोहरा और मार लिया रमेश ने। रमानाथ, वेतन तो 30। रमेश, हाँ वेतन तो कम, मगर शायद आगे चलकर बढ़ जाएगा। मेरी तो राय है कर लो। रमानाथ बोला, मैं आपकी सलाह को मानकर ये नौकरी कर लेता हूँ। रमेश, यह जगह आमदनी की है। मियाँ जी ने अपने लड़कों को MA LLB करा दी, 2 कॉलेजों में पढ़ते हैं, लड़कियों के अच्छे घरों में शादी कर दी। हाँ, जरा सूझबूझ कर काम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक रहना, व्यस्त रहना। अगला एपिसोड जल्दी ही सुनने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।